हाय एवरीवन, आई एम पीयूष सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल केआईआईटी सेंटर पर। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन मैं पहले एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो बहुत से लोगों के अलग-अलग जवाब होंगे। मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं, वो पैसे को बताएँगे, भौतिक चीज़ों को बताएँगे। कोई अपनी फैमिली बोलेगा, कोई स्टूडेंट है तो एजुकेशन को बताएगा। मगर जब हम 10th में पढ़ते थे, जब मैं 10th में था, तब हमारे प्रिंसिपल सर थे। उनका नाम था डॉक्टर भगवती प्रसाद ध्यानी। उन्होंने एक कहावत बोली थी हमें, वो मुझे आज तक याद है। वो ये थी कि द चीपेस्ट थिंग इज़ रियली द मोस्ट एक्सपेंसिव। कि मतलब जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, असल में वही सबसे कीमती होती है। अब उन चीज़ों के अगर मैं नाम बताऊँ, हवा, पानी, हमारी प्रकृति, इन्हीं में से एक है। अगर मैं हवा की बात करता हूँ, एयर की, अगर मैं आपसे ये एयर ही छीन लूँ, जिसमें आप लोग साँस लेते हैं, जिसमें हम लोग साँस लेते हैं, तो जीना दूभर हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ 2 दिसंबर की रात 11 बजे भोपाल के लोगों के साथ। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी। और ध्यान से समझेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या चीज़ें खराब थी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं कि एक लापरवाही किसी की कितनों की जान ले सकती है। तो शुरू करते हैं। भोपाल, हमें अच्छे से पता है, हम भारत के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो भोपाल में होता क्या है, रात 11 बजे लोगों की आंखों में जलन मचने लगती है, अफरा तफरी मच जाती है, गला जलने लगता है, बहुत लोग उल्टी करने लगते हैं, वॉमिटिंग करने लगते हैं, बहुत लोगों की एट इंस्टेंट डेथ होने लगती है। ना कि केवल इस ट्रेजेडी में इंसान मारे गए, बल्कि न जाने कितने जानवरों की भी जान गई। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मेडिकल फैसिलिटीज अपने लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे। तो इस गैस के चपेटे में वो भी आए, उस गैस के लपेटे में वो जानवर भी आए। न जाने कितने पेड़ पौधे खराब हुए, न जाने कितने इंसानों की बात करी। इंसानों की हम काउंटिंग कर लेते हैं कि इतनों की जान गई, मगर जो जानवर थे वो भी तो मारे गए। तो हुआ क्या था, एक अचानक से आंखों में जलन मचनी शुरू होती है। लोग भागते हैं, लोग कोशिश करते हैं शहर छोड़ने की। जिनके पास गाड़ियां थे अपनी, वो अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। कुछ लोग बस में लद जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर मैं मैप दिखाता हूँ आपको कि ये वो कंपनी है, फैक्ट्री है। अगर किसी ने ये वीडियो, आई मीन यूनियन कार्बाइड के बारे में अगर कोई जानता होगा, या फिर ये गैस ट्रेजेडी के बारे में उसने कहीं और सुना होगा, तो उसे पता होगा यूनियन कार्बाइड है क्या। तो आसपास के जो शहर थे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन थे, बस स्टैंड थे, वहाँ से भागने के चक्कर में रहते हैं। कैसे भी करके बस वो शहर छोड़ना चाहते थे, क्योंकि हवा में एक जहरीली गैस फैल गई थी। गैस कौन सी थी? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। और ये 2-2.5 किलो नहीं घुली थी हवा में, ये 40 टन गैस। हम अच्छे से जानते हैं 1 टन 1000 किलो होता है। एक शहर में 40,000 किलो गैस का फैल जाना, और जो कि बहुत जहरीली भी है, आम बात तो नहीं है, छोटी बात नहीं है। लोग जान बचाने को भागे, कुछ भी करते हुए वो बस शहर छोड़ना चाहते थे, अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे, बस वो जा रहे थे। अब मैं ये एक स्टेटमेंट है, मैं जरा ये पढ़ना चाहूँगा। द भोपाल गैस ट्रेजेडी which occurred on the night of December 23, 1984 stands as one of the worst industrial disaster in history. A catastrophic gas leak from the Union Carbide plastic pesticide plant in Bhopal, India, released over 40 tons of methyl isocyanate gas into atmosphere. In just a few hours, thousands of residents were exposed to the toxic fumes, leading to immediate showers and suffering. The tragedy resulted in thousands of deaths, with estimates ranging from 3,000 to 25,000 over the years, and left countless others with long-term health issues. मिथाइल, अब मैं बता देता हूँ इस स्टेटमेंट में है क्या, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी अब तक की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट
इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक रही है और भारत का सबसे दयनीय औद्योगिक हादसा रहा है। मतलब कि भारत का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हम इसे कह सकते हैं, और है भी। 40 टन MIC का हवा में घुलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट आखिर है क्या। और एक चीज और कि इस गैस के लपेटे में एस्टिमेट लगाया जाता है कि 3000 लोगों की जान गई थी। ये 3000 लोग वो हैं जो शायद उस रात मारे गए थे। लेकिन अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं, मतलब कि गैस फैलने के बाद का, तो लगभग 25,000 या शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो हैं जिनकी हमने काउंटिंग करी। जानवरों को तो हमने जोड़ा ही नहीं, उन लोगों को तो हमने जोड़ा ही नहीं जो शायद लापता हो गए, मिले ही नहीं। बहुत सारे थे। आगे बढ़ते हैं। यह है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये इसका एक एनिमेशन लिया है मैंने। तो यूनियन कार्बाइड का मैप है। तो ये वो फैक्ट्री थी UCIL जिसमें ये गैस लीक हुई। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। UCIL है क्या, मैं बता देता हूँ। UCIL कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, और ये इसका रियल प्लांट व्यू है। असलियत में मतलब रियल में ऐसी दिखती थी। UCIL UCC मतलब यूनाइटेड कार्बाइड कॉरपोरेशन की एक ब्रांच थी जो कि इंडिया में थी, जो फाउंड हुई थी 1939 में। इसका काम था पेस्टिसाइड्स बनाना, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना। पेस्टिसाइड्स हम अच्छे से जानते हैं, खेतों वगैरह में डलते हैं तो पेस्टिसाइड्स बनते थे। पहले UCIL जो मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब MIC है वो बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन UCIL को फिर परमिशन मिल गई MIC को यहीं पर ही स्टोर करने की, यहीं पर ही बना लेने की। कोई बुरी बात नहीं है, आपको मुनाफा चाहिए आप कीजिए, जो आप कर सकते हैं अच्छी बात है। तो इन्होंने मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, गुड। अब UCIL के बारे में थोड़ा जान लें। UCIL was ranked 21st in size among companies operating in India। साइज की अगर बात करें तो 21वीं सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसका रेवेन्यू $2 बिलियन था, 2 बिलियन रुपीस था, $170 मिलियन था। मतलब छोटी कंपनी नहीं थी। एंड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1934। हाँ सॉरी 1939 में, 1934 में ये फाउंड हुई थी। और इसके बारे में और अगर देखें तो वेट तो यहाँ पर एक आर्टिकल है UCIL के लिए, वो ये है, मैं पढ़ देता हूँ। यूनियन कार्बाइड इज थर्ड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी एंड 37th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन US। यूनाइटेड स्टेट्स की थी, एक अमेरिकन कंपनी थी UCIL। और अगर देखा जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी USA में, और 37 सबसे बड़ा लार्जेस्ट सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन था इसका। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। इट ओन्स 700 केमिकल प्लांट्स। कितने थे इसके पास? 700 केमिकल प्लांट्स थे। और इसका बिजनेस और अलग 37 कंट्रीज में भी चलता था। ठीक है, मतलब UCIL कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसको बजट का इशू रहा होगा। और आगे बात करते हैं। Like the other big chemical corporation, it has been going through a rough time in the last few years as the world market of chemical goods has fallen. As the world's largest producer of ethylene glycol, a major building block in plastic production, carbide has been seriously affected by its overproduction. Its annual sales at 9 billion were the same in 1983 as they had been in 1979, with less value in real money terms. खैर ये तो चीज़ें थी, मार्केट तो ऊपर नीचे जाती रहती है, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ये बात थी। तो होता क्या है कि इनकी अगर बात की जाए तो इसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी, अगर आप में से किसी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट सुना हो, न्यूक्लियर वेपन सुने हैं हमने, यूरेनियम जानते हैं, एटम बॉम्ब जानते हैं, तो वर्ल्ड वॉर में इसने वेपनाइजेशन का भी काम किया है, वेपन्स भी बनाती थी UCIL की अगर बात की जाए तो। बहुत बड़ी कंपनी थी अपने टाइम की। ठीक है, एक कंपनी जिसके पास बजट का इश्यू नहीं है, जिसके पास 9,000 मजदूर जिसमें काम करते हैं, वहां पर एक ऐसा हादसा होना हजम करने वाली बात नहीं है, बट इट हैपेंड, ये हुआ।
अब हुआ क्या था और कैसे हुआ था, हाथ से था या कुछ और था, कोई लापरवाही थी, वो चीज समझते हैं। ये है यूनियन कार्बाइड, दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यह है यूनियन कार्बाइड। और यूनियन कार्बाइड के आसपास कुछ एरियाज थे, जैसे कि जेपी नगर, जयप्रकाश नगर, ये एक स्लम एरिया था। और ये जो स्लम एरिया था, यहीं से ये कंपनी लेबर हायर करती थी। ठीक है, ये कंपनी के पास में ही ये जो फैक्ट्री थी, इसके पास में ही ये जगह थी, वहीं से लोग जाते थे मजदूरी वगैरह करने। और यहाँ पे आसपास ये जो आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये सारे गैस अफेक्टेड एरियाज थे। किसने लगभग 1.5-2 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक लोगों को खत्म ही कर दिया था। जहाँ जहाँ गैस फैलती गई वहाँ वहाँ लोगों की डेथ होती गई। कोई वॉमिट कर रहा है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, बहुत भयानक दृश्य है। तो इधर देख लेते हैं, यूनियन कार्बाइड प्लांट यहाँ पर था। आसपास रेलवे स्टेशन थे, कुछ हॉस्पिटल्स थे। हॉस्पिटल्स की बात तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि उस रात इतने सारे लोगों की भर्ती हुई, यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी डेड बॉडीज हैं, बहुत सारे लोगों की भर्ती हुई। और इवन सबसे अजीब बात ये थी कि डॉक्टर्स तक को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। अब ये क्यों पता था ये मैं बताऊंगा, कि आई मीन ये क्यों नहीं पता था ये मैं बताऊंगा। कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि MIC लीक हुई है भोपाल के अंदर। आई इरिटेशन भोपाल में होती रहती थी, मैं बताऊंगी क्यों होती रहती थी। तो MIC लीक हुई ये बात नहीं पता थी। अब चीज़ हुई क्या, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे, लोगों की भीड़ लगती जा रही थी। डॉक्टर्स इस बात को भी क्लेम करते हैं कि उस दिन वो कुछ फेक मेडिसिन लोगों को दे रहे थे, ताकि लोगों को ये बात लगती रहे कि उनके इलाज के लिए कुछ तो हो रहा है, डायरेक्ट मरने भी तो नहीं दे सकते थे। तो ये चीज़ें चलती रही। आई इरिटेशन के लिए आई ड्रॉप्स वगैरह डाल दी गई, एंटासिड्स दे दिए गए, एंटीटोड, MIC का नहीं, पेन किलर्स वगैरह दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें ताकि इलाज चलता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। बात ये है कि उस समय पर भोपाल की जो पॉपुलेशन थी लगभग 8 लाख रही होगी, और उसमें भोपाल छोड़कर जाना था इस 8 लाख की जनता को। कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, कुछ पता नहीं। रेलवे स्टेशन पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, वहां पर डेथ हुई। हॉस्पिटल्स में लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, वहां पर डेथ हुई। बहुत ही भयानक मंजर है। अब बात ये है कि इतनी बड़ी कंपनी UCIL, क्या उसे ये बात पता नहीं थी कि ऐसी गैस लीक हो जाएगी, ये लीक हो भी सकती है? बिल्कुल पता थी, पता होगी ऑफकोर्स। अगर आपने इतनी बड़ी कंपनी लगाई है तो आपने प्रॉस एंड कॉन्स देखे होंगे, फायदे नुकसान देखे होंगे। वो क्या है, UCIL की कुछ मिस्टेक्स मैं बताता हूँ। मिस्टेक्स क्या, लापरवाही कहता है। कुछ चीज़ें ये थी कि यहाँ पर एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल मैं इधर पढ़ देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 37 कंट्रीज में इसके बहुत सारे ब्रांचेस थे, तो ये आर्टिकल है। The company never installed in Bhopal the computerized pressure temperature sensing system which it has used for several years in the US plant. कि कंपनी ने कंप्यूटराइज्ड सेंसिंग सिस्टम नहीं लगाया कंपनी में, ताकि कंपनी में क्या हो रहा है, प्रेशर कितना चल रहा है, केमिकल्स में दिक्कत तो नहीं आ गई है, वो चीज़ तुम्हें कंट्रोल रूम में दिख जाए, इसकी कोई फैसिलिटी थी ही नहीं। मतलब मेंटेनेंस की खराब कर रखा था पूरा। The community living near plant had never been told the significance of danger alarm. एक डेंजर अलार्म होता है हर कंपनी में, कि अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो वह डेंजर अलार्म बजा दिया जाए, आसपास के लोगों को सूचित कर दिया जाए कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, हो सकता है खतरा हो। डेंजर अलार्म के बारे में लोगों को अवेयर ही नहीं किया गया। अब मैंने बोला ना कि डॉक्टर को क्यों नहीं पता था कि क्या हो रहा है। रियलिटी ये थी, डेंजर अलार्म का पता नहीं था, और कंपनी भी क्लेम नहीं कर रही थी कि MIC ही लीक हुई है। बात ये थी, बातें छुपा रहे थे। अगर ये बात पहले बता देते कि MIC लीक हुई है तो डॉक्टर शायद कुछ कर पाते, बट दे नेवर। हुआ क्या, द डेंजर अलार्म हैड साउंडेड सेवरल टाइम्स एक्सीडेंटली इन द पास्ट एंड रिसेंबल्ड अ नियरबाय फैक्ट्री शिफ्ट चेंज हूटर। अब होता क्या है कि जो डेंजर अलार्म था, इसके बारे में लोगों को केवल इतना ही पता था कि ये जो अलार्म है शायद तब बजता है जब शिफ्ट चेंज होती है, मगर असल में डेंजर अलार्म क्यों बज रहा था उस दिन, इसकी कोई खास जानकारी थी नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़े पीछे की स्लाइड्स पर जाते हैं। ये
ये में भी 619, 611 एंड 610, ये वो टैंक थे, ठीक है, जिनके अंदर MIC स्टोर्ड थी। अब हम समझेंगे ये हादसा हुआ कैसे, चीजें हुई क्या थी, खराब कहाँ हुई। मैंने आपको बताया था कि जो MIC थी पहले इंपोर्ट होता था, मगर अब स्टोर करके रखने लग गए थे इसको, क्या स्टोर करके रखने लग गए थे। अब स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी है, यही है वो 610। तो होता क्या है कि यहाँ पर स्टोर करके रखा है, अच्छी बात है। अब जैसे मान के चलो ये है MIC का टैंक, हाँ टैंक, और मान के चलिए ये वो एक पाइपलाइन है। अब ऑफ कोर्स आपने टैंक वगैरह लगाए हैं और एक पाइपलाइन कनेक्ट करी है, तो यहाँ पर आपका सफाई वगैरह भी करनी होगी। तो एक सिस्टम होता था कि अगर आपको इन पाइपों की सफाई करनी है तो एक ब्लॉकेज होती है कि आप इसको ब्लॉक कर दो, तो अगर आप पानी यहाँ से मारोगे तो ये यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर जो केमिकल है ना MIC, इससे पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर पानी मिल गया तो रिएक्शन हो जाएगी और वही वो हादसा होगा जो हमने भोपाल में देखा था। तो हुआ क्या कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस बात की, तो ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ब्लॉकेज थी ही नहीं, पानी यहाँ से घुसा इस पाइप के थ्रू और बाय मिस्टेक MIC के अंदर वो इंक्लूड हो गया, MIC से मिक्स हो गया, और हुआ क्या, हमें क्या देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा हादसा। फिर हमें वो 3 दिसंबर 1984 की रात देखने को मिली। ये हुआ कि जो पानी था वो MIC के अंदर मिक्स हो जाता है और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब बात ये थी कि ब्लॉक क्यों नहीं करा गया, मेंटेनेंस क्या कर रहा था कि कुछ नहीं कर रहा था। ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, नहीं हुई, ठीक है। दूसरी बात है, खाली यही नहीं थी, एक बात और कि अगर सेफ्टी मेजर्स की अगर बात की जाए, सेफ्टी प्रिकॉशंस कह लो, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके टैंकर्स हैं उसके अंदर ये बात ऑफिशियली अनाउंस्ड थी, ये बात पक्की थी, ये होना चाहिए था कि अगर आपके पास MIC का टैंक है, उसके अंदर आपने MIC लिक्विड भर रखा है, तो उसे केवल 50% तक ही आप भरेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएगा। बट इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि इसके अंदर 75% तक MIC भरी हुई थी पहले से ही, जो कि अलाउड नहीं था। अब क्यों 50% ही भरें, पूरा भर दीजिए नाक तक। अब इसलिए नहीं भरना था क्योंकि जो हमारा MIC का टैंक होता है, अगर उसे 50% तक आप भरेंगे तो ऊपर से इनर्ट नाइट्रोजन डाली जाती थी ताकि लेवल बना रहे और ये गैस किसी से रिएक्ट ना कर सके। ये रियलिटी थी MIC के टैंक के अंदर 611 और 610, वैसे 610 में ब्लास्ट हुआ था। तो ये था, ये प्रिकॉशंस थे जो कि फॉलो होने चाहिए थे बट नहीं हुए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बात तो पता चल गई कि MIC में पानी मिलने की वजह से, पानी भी 500 ग्राम पानी मिला था, आधा किलो पूरा, आधा किलो पानी MIC के अंदर घुल जाता है, फिर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एज रिजल्ट हमें गैस लीकेज देखने को मिलती है। अब बात ये, चलिए पानी मिल गया, गैस लीक हो गई, और कुछ प्रिवेंशन नहीं थे, प्रिकॉशंस नहीं थे, प्रिकॉशंस थे, प्रिवेंशंस वर पॉसिबल, प्रिवेंशन हो सकते थे अगर पहले से मेंटेनेंस का काम किया जाता तो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक रोड मैप मान के चलिए, द सिस्टम जो कि फेल हुआ। हमारे पास सबसे पहले क्या था, एक MIC स्टोरेज टैंक, क्या MIC स्टोरेज टैंक, मैंने आपको 3 दिखाया ना, सच में एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग ब्लॉक था, उसके नीचे ये तीनों सिलेंडर रखे रहते थे। तो ये बात थी कि ध्यान से सुनिए, द प्रेशर इन टैंक 610 builds up alarmingly because of an extremely violent chemical reaction and MIC vapor escapes repeating a sage disc and popping the safety valve tank 619 was not empty। अब मैं ये बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है पूरे स्टेंजा में, ये पूरी स्टेटमेंट है क्या। MIC के जो स्टोरेज टैंक थे वो 3 थे और 3 में से 619 को खाली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, उसे खाली रखना चाहिए था कि अगर बाई चांस, क्योंकि हादसे तो होते रहते हैं, ऑफकोर्स आप एक कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, हादसे होंगे, लेकिन हादसे के लिए तैयार रहना था। वो तैयारी ये थी कि तीनों टैंक में से एक टैंक को खाली होना था।
619 को खाली होना चाहिए था, ताकि अगर कोई ऐसा हादसा हो तो आप MIC को दूसरे में ट्रांसफर कर सकें। और ये उस दिन खाली नहीं था, ये भरा हुआ था, तीनों भरे हुए थे 75% ठीक है। एक यहाँ पर हारे। फिर था द वेंट गैस स्क्रबर। ये क्या होता है? वेंट गैस स्क्रबर ये है कि अगर बाई चांस गैस लीक भी होती है या ऐसा कोई हादसा भी होता है, तो इस गैस स्क्रबर के अंदर एक ये है, वो ये हिस्सा है, ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला, इसके अंदर कास्टिक सोडा था कि अगर वो कास्टिक सोडा स्प्रे कर दिया जाए उस गैस पर तो हादसा टल सकता है, हादसा रुक सकता है। लेकिन क्या करें, ये स्क्रबर मेंटेनेंस में था, ये पूरा हुआ ही नहीं था, इसने भी काम करना बंद कर दिया। चलिए ठीक है, और कुछ। वेंट लाइन, पॉइजनस MIC वेपर एस्केप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 33 मीटर हाई वेंट लाइन। ये जो वेंट लाइन आप देख रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ था कि एक चिमनी थी जो कि काफी बड़ी थी, फ्लेयर टावर कह सकते हो उसे। अब उसके अंदर से ये एट द 33 मीटर बाहर निकलनी शुरू हो जाती है गैसेस, ठीक है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। और भी काफी चीजें थी। द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, MIC में एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता था जो कि गैसेस को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखता था। MIC को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखता था जिससे कि हादसा टल जाए, कोई दिक्कत ना हो। मगर हुआ क्या कि अक्टूबर 1985 के बाद इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज खत्म हुई। और फिर एक जो आखिरी बचता है जो कि हो जाना चाहिए था, मैं एनिमेशन से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसे हम एक फ्लेयर टावर, गैस स्क्रबर, ये मेंटेनेंस में था, ये कनेक्शन जोड़ना चाहिए था यहाँ पर, वो नहीं जोड़ा हुआ। इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चलती है। और इस चिमनी के थ्रू गैस बाहर निकल रही थी जब लीक हुई, तो अगर पानी इस गैस में स्प्रे कर दिया जाता तो भी हादसा टल सकता था। लेकिन क्या करें, ये मतलब 33 मीटर ऊंचा टावर था और 12 मीटर के पाइप थे, पाइप छोटे रह गए और हादसे को रोक नहीं पाए। मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेंटेनेंस की धज्जियां बिखेर रखी थी यहाँ पर। मतलब 4-5 तरीके थे, अगर चाहते तो रोक सकते थे, बट नहीं हुआ। अगर 619 खाली रखते तो भी हो जाता, बट इट डजंट हैपन। मैं कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा आपको, आप खुद ही जज कर लीजिएगा कि पूरे चांसेस थे, अगर चाहते तो बच सकते थे लोग, बट नहीं किया। तो प्रिवेंशन पॉसिबल थे उस समय। अगर यही वाला आखिरी था ऑप्शन, अगर ये हो जाता, अगर ये पानी, अगर पाइप थोड़ा सा लंबे पड़ जाते और पानी यहाँ तक पहुंच जाता तो बच सकते थे, बट इट दे कुड नॉट। अब होता क्या है, ये थे प्रिवेंशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। methyl isocyanate, एक बार डेफिनेशन देख लो। we all know MIC is a highly toxic chemical compound primarily used in the production of pesticides and other chemicals. It is a colorless liquid. colorless होती है तो अगर फैलती हुई तो पता नहीं चलेगा। और इससे दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्किन eye irritation and long term effects such as neurological damage and cancer. न्यूरोलॉजिकल डैमेज सीधे ब्रेन की बीमारी से रिलेटेड है। ये चीजें आज भी देखने को मिल जाती हैं। अगर आप भोपाल की तरफ जाएंगे या फिर कभी इमेजेस वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे ना, कभी केस स्टडी करेंगे अच्छे से, तो आपको ये बातें पता चल जाएंगी कि जिस तरीके से जापान में अटैक होने के बाद उसके असर आज भी देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही चीजें यहाँ पर भी खराब हो गई। बिल्कुल मतलब संघार हो गया। चीजें खराब नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी हुई। अब होता क्या है, अब एक चीज मैं बताऊंगा कि 1985 का ये तो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, ऐसे हादसे एकदम तो नहीं होते। पहले छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज दिखती है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, ध्यान से सुनिए। द MIC plant was troublesome from very first year and there was several leakages, light and heavy, until the भोपाल डिजास्टर। कि भोपाल डिजास्टर से पहले भी यहाँ पर काफी सारी लीकेज हो चुकी थी, हो रखी थी। और 1981 में एक मजदूर की जान भी गई थी जिनका नाम था मोहम्मद अशरफ। एक मजदूर थे ये, इनकी डेथ हो गई थी इसी लीकेज के चलते। मतलब कंपनी के अंदर एक छोटी सी लीकेज हुई, वो इनके ऊपर हुई तो इनकी डेथ हो गई।
However, the government steadfastly ignored warnings, notably Aman Buke, administration of Bhopal Municipal Corporation, BCC, भोपाल BMC, सॉरी BMC, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे एमन ब्यूक। इन्होंने एक नोटिस भेजा कंपनी को कि वो भोपाल छोड़कर चली जाए, कि भोपाल में अपनी कंपनी बंद कर दे, अगर ऐसे हादसे रहे तो अच्छी बात नहीं है। अब उनके साथ क्या होता है, उनका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद उन्हें 25,000 की डोनेशन कंपनी दे देते, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है ऐसा। Butch was soon transferred and the company donated 25,000 to the corporation for a park. तो ये चीजें हुई कि जो ब्यूक थे जिन्होंने आवाज उठाई उनको एक जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया। देन व्हाट हैपेंड, द वार्निंग्स केप्ट कमिंग। मई 2082 में, इस हादसे के बाद की बात कर रहा हूँ, मई 1982 में, 1982 में 3 एक्सपर्ट्स आते हैं यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन में यूएसए से, और वह क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाटर कुड कंटेमिनेट द टैंक, वाटर कुड कंटेमिनेट द टैंक, इसका मतलब क्या है कि एमआईसी टैंक के अंदर पानी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। The tank relief valve could not control a runaway reaction. Manual filling could lead to overfilling. The Phosgene tank pressure gauge was defective. Valve leakage, pressure gauge defective है, valve leakage defective है, और भी काफी सारी चीजें हैं, तो चीजें खराब हुई। तो मतलब कि ऐसा हादसा हो सकता है, ये बात 1985 में पता नहीं चली थी, पहले से ही पता थी। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान दे दे तो ऐसा हादसा टाला जा सकता था। यहाँ पर एक एडिटर है राजकुमार केशवानी, इनकी फोटो स्लाइड के लास्ट में दिखाता हूँ। इन्होंने 1982 में कुछ आर्टिकल्स छापे थे न्यूज़पेपर में, सच एज सेज प्लीज सेव द सिटी, हुजूर भोपाल को बचाइए, भोपाल सिटिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ वॉल्केनो, ये आर्टिकल थे इनके उस समय पर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल विल एंड, अगर आपने नहीं समझा तो सारे मारे जाएंगे। ये 3-4 आर्टिकल राजकुमार केशवानी ने पहले ही लिखे थे। अगर थोड़ा सा कंपनी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस पर ध्यान दे देती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, बट इट हैपेंड। अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूँ तो इस हादसे के 100 दिन बाद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, आई सिम्टम्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, न्यूरोमस्कुलर, ये पूरा का पूरा आंकड़ा है, एक बार आप खुद भी देख लीजिएगा, वरना मैं बता देता हूँ। ग्रुप 1 के लोग वो हैं जो कंपनी के पास में रहते थे और वो कुछ दूर, तो 79.7% लोगों में सांसों की दिक्कत है हादसे के 100 दिन बाद भी। और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ये ज्यादा खतरनाक है, ये सिम्टम ये है कि इससे ब्रेन डैमेज हो गया, न कि केवल उन लोगों का जो उस वक्त भोपाल में थे, बल्कि उन लोगों का भी जो भोपाल में आने वाले थे, ये चीजें खराब हुई। खैर आगे बढ़े थोड़ा, तो ये सारे वो लिस्ट हैं प्लांट्स की जो खराब हो गए उस समय। ऑफ कोर्स एमआईसी का जो एक्शन था वो प्लांट्स, एनिमल सब पर दिखा, इंसानों पर तो दिखा ही, हमने इंसान तो काउंट किए, बट साथ ही साथ जानवर वगैरह पर भी, प्लांट्स पर भी इनका असर देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। उस रात हुआ क्या था, ये स्वराजपुरी हैं, इनकी स्टेटमेंट ये बताती है। ये उस समय ड्यूटी पर थे, मे बी इन्हें थोड़ा अंदाजा था कि फैक्ट्री की वजह से कुछ हुआ है, क्योंकि जब ये अपने स्टेशन जाते हैं तो ये इनके जितने भी कलीग्स होते हैं बहुत बुरी तरह से खांस रहे होते हैं, वॉमिट हो रही होती है, तो ये कॉल करते हैं कंपनी में। अब होता है क्या है, ये कार्बाइड के बयान है, ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से बातें छुपाई गई थी उस समय पर भी जब लोग मर रहे हैं। देखिए, the response of Union Carbide to the happening of ghastly night was lies as victims crowded into हमीदा हॉस्पिटल। एक हमीदा हॉस्पिटल है वहीं पे यूनियन कार्बाइड के पास में। जब लोग वहां पर आने लगे तो कंपनी का मेडिकल ऑफिसर क्या कहता, the gas is not poisonous, there is nothing except to ask the patient to put a wet towel on their eyes। मतलब क्या बताते हैं कि जो MIC गैस है वो बहुत जहरीली नहीं है, आई इरिटेशन होगी, अगर उसके ऊपर आप गीली पट्टी रख लेते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ये चीज थी। ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर बोल रहा है। और
यूसीआईएल के मेडिकल ऑफिसर है, मतलब वो सब जानते थे। और चीज़ है कि ये स्वराजपुरी जी कॉल करते हैं उधर 1:25 पर, तो वहाँ पर एक बंदा फ़ोन उठाता है, ये पूछते हैं, 2 बार जब कॉल करते हैं तो बोलता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं, सब सही चल रहा है। 2:10 पर भी ये कॉल करते हैं, फिर से ये बोलते हैं कि सब सही चल रहा है, लेकिन जब 1:45 मतलब 2:10, 2:25 हो जाते हैं, तब जब ये आखिरी बार कॉल करते हैं तो इनको ये बात सुनने को मिलती है कि हमें नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा है, बस हो गया कुछ, लीक हो गया, नहीं जानते क्या हुआ, और फिर फ़ोन कट हो जाता है। और तब तक हादसा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, चीज़ें खत्म हो गई थी, लोग भाग रहे थे, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। खैर, कार्बाइड की बात करें तो मैंने इधर बात कर दी थी कि जितनी फैसिलिटी इन्होंने यूएस प्लांट में दे रखी थी, अगर उतनी इधर दे देते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैंने ऐसे बताया क्योंकि कंप्यूटराइज्ड प्रेशर टेम्परेचर सेंसिंग सिस्टम ही नहीं है। अगर ये टैंक में प्रेशर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पता ही नहीं चलेगा, तो वो चीज़ें खराब हुई। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, पूरा स्टेंजा ही है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए। चेयरमैन वॉरेन एम एंडरसन, भाई इनका तो केस मेरे भी नहीं समझ में आता। मैं बता देता हूँ ये है कौन। ये है यूसीसी, मतलब यूसीआईएल की जो मेन कंपनी है उसके सीईओ। इन्हें ये बात पता चलती है। ऑफकोर्स जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सवाल यही उठता है कि कंपनी का मालिक कहाँ है, तो कंपनी के मालिक यूएसए में बैठे हुए थे। इन्हें जब ये बात पता चलती है तो ये 6 दिसंबर में भी 6 दिसंबर 1985 को 1984 1985 6 दिसंबर को इंडिया में आते हैं। देन इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अरेस्ट ही इन्हें जेल में नहीं करते, इनके यूसीआईएल के गेस्ट हाउस में इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। और फिर उसी शाम को इन्हें पहले रवाना किया जाता है भोपाल की तरफ, मतलब भोपाल में ही इन्हें पहले अरेस्ट करा था, तो भोपाल से पहले दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से जाते हैं ये यूएसए, और फिर वापस कभी नहीं आए। अभी 2014 में इनकी डेथ हो गई, वो अलग बात है। अब देखते हैं। देन ही वाज डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मींस भगोड़ा, फ्रॉम जस्टिस बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाब शर्मा। उस समय पर जो हमारे चीफ जस्टिस थे गुलाब शर्मा, इन्होंने 1 फेब 1992 को इन्हें भगोड़ा करार दे दिया। ये कभी वापस नहीं आए। 2014 में इनकी डेथ हो गई। अब बात ये हो जाती है कि सोचने वाली बात यह है, मैंने आपको कंपनी की लापरवाही बताई, मेंटेनेंस बता दिया, चीज़ें बचाई जा सकती थी मगर बचाई नहीं गई। अब बात यह है कि क्या ये कंपनी आज भी है भारत में? जवाब है हाँ, आज भी है। एवरेडी सेल्स जानते हो? एवरेडी, अक्षय कुमार ऐड करता है इसकी। एवरेडी जो बैटरीज है वो यही कंपनी बनाती है आज भी भारत के अंदर। भोपाल के अंदर तो नहीं सी, हटा नहीं उसको, लेकिन है आज भी भारत में। इसके प्रोडक्ट आज भी बेचे जाते हैं भारत में। तो एक बार एवरेडी बैटरी खरीदने से पहले जरा सोच लेना कि यूनियन कार्बाइड की ही देन है। अब ये पर्सन कौन है? अब हमें क्रिकेटर्स एक्टर्स से फुर्सत मिले तो हम इनके बारे में जाने। इनका नाम है गुलाम दस्तगीर, और ये पर्सन वो हैं, अगर ये अपना काम ना करते, अगर ये भी अपने परिवार के बारे में ही सोचते उस रात जिस समय गैस फैली थी, तो शायद क्लेम तो वैसे 3,000 का करते हैं, लेकिन जो लोग बताते हैं 15,000 के अराउंड लोगों की डेथ हुई थी। इससे ज़्यादा आंकड़ा बढ़ सकता था, क्योंकि भोपाल का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर ये स्टेशन मास्टर थे। भोपाल में जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे ये स्टेशन मास्टर थे। लोग भाग रहे थे, और ये बात तो सही है कि रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन तो आएगी, ट्रेन इधर से भी आ रही है, ट्रेन इधर से भी आ रही है, दोनों तरफ से। तो इन्होंने किसी भी ट्रेन को भोपाल जंक्शन पर रुकने ही नहीं दिया। ये निकालते चले गए कि भोपाल में लोग वैसे ही डेथ हो सकती है, अगर कोई ट्रेन बाहर से भी आ रही है तो आने मत दो, उसे निकाल दो। और ऐसे वैसे कॉल होता है, उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, इन्होंने कॉल वगैरह किया आसपास के सभी स्टेशन को, जितनी भी ट्रेनें भोपाल में आ जा सकती हैं सबको रोक दिया कि कोई ये ट्रेन ना आए भोपाल में, ताकि उनको दिक्कत ना हो जाए। इनका परिवार नहीं था, क्या परिवार था इनका, इनका निजी स्वार्थ नहीं था, निजी स्वार्थ नहीं था इनका, सीधी बात है। इनकी भी फैमिली थी। इनकी फैमिली की अगर बात की जाए तो वन ऑफ हिज सन डेड ऑन द नाइट ऑफ द ट्रेजेडी, कि उस रात इनका एक बेटा मारा गया और 19 साल का एक बच्चा और था शायद, हाँ, और उन्हें लाइफ लॉन्ग स्किन इन्फेक्शन हो गया। इनके 2 बेटे थे, तो एक की तो डेथ हो गई, जबकि दूसरे वाले को
लाइफ टाइम का स्किन इन्फेक्शन रोग हो गया, ठीक है। और इनकी लाइफ की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने आखिरी 19 साल हॉस्पिटल्स में गुजारे, क्योंकि इन्हें थ्रोट कैंसर हो गया, क्योंकि MIC इन्होंने इनहेल कर ली थी, क्योंकि ये और लोगों की हेल्प कर रहे थे, ये शहर छोड़ के नहीं भागे थे, सीधी बात है, ठीक है। तो 2003 में इनकी डेथ हुई, और फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ होगा तो बताया गया कि मिथाइल आइसोसाइनेट इनके गले में जम गया था, दैट्स वाई इनकी डेथ हो गई। और 19 ईयर्स इन्होंने हॉस्पिटल के ही चक्कर काटते हुए गुजारे, क्योंकि इलाज चल रहा था इनका। लॉन्ग टर्म इश्यूज ये थे गैस के, जो कि देखने को भी मिले, जबकि फिर भी UCIL ये उस समय क्लेम कर रही थी कि इस गैस से कोई नुकसान नहीं होता, ये रहा नुकसान है, ठीक है। तो भोपाल में इन्होंने लोगों की जान बचाई, किसी ट्रेन को रुकने नहीं दिया, और जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे ये खुद ही लोगों को सेफ रखकर बाहर जाकर काम कर रहे थे, ट्रेन वगैरह का इंतजाम करा, और फिर जितने लोग ये भर सकते थे उन्हें ट्रेन में बैठाया और भोपाल से रवाना कर दिया। ये गुलाम दस्ता गिरा, ठीक है। और एक वो UCIL के लोग थे, सोचने वाली बात है। अब ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है राजकुमार केशवानी। जब आप रेलवे मैन देखेंगे, एक सीरीज है काफी फेमस, गैस लीक से पहले मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए थे ना आपको, ये वही है जिन्होंने बिना डरे न्यूज़पेपर में काफी सारे आर्टिकल्स छापे थे UCIL के खिलाफ, UCIL के लिए। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई कोविड के चलते, लेकिन बात यह है कि इन्होंने काफी सारे आर्टिकल लिखे कि अगर उन पर ध्यान दे देते वक्त पर तो इतना बड़ा हादसा ना होता। सीधी बात है, 1981 में अब्दुल अशरफ की डेथ हुई, उधर बात ध्यान दे देते। जब कंपनी बनाई जा रही थी, अगर मेंटेनेंस का ध्यान दे देते तो भी चीज़ें ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मतलब ये बिल्कुल बचकानी बात लगती है मेरे को, यहाँ पर एक चीज़ थी, वेट अ सेकंड, यहाँ पर लिखा था, मैं ऐसे बता देता हूँ कि जब भी किसी भयानक केमिकल को रखा जाता है तो कंपनी के ऊपर ये क्लेम आता है कि जो वो MIC टैंक था ना, उसे स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए था ताकि वो जंग ना खाए, स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए था। लेकिन कंपनी ने अपनी कॉस्ट कटिंग बचाने के लिए इसे कार्बन आयरन से, ये कार्बन स्टील का बना रखा था, जो कि जंग खा जाता है। तो मतलब चीज़ें शुरू से ही खराब थी, ये अचानक से कोई चमत्कार हादसा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। अगर शुरुआत में ही देख लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो राजकुमार केशवानी जी ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे थे बिना डरे, बिना किसी दिक्कत के। Before the gas leak, the Union Carbide insecticide plant here last week, an Indian journalist has asserted in several articles over the last 2 years that safety standards at a plant were inadequate and that catastrophic leak could result. तो इन्होंने ये चीज़ें देखी, और गवर्नमेंट का क्या एक्शन था मैं ऐसे बता देता हूँ कि UCIL की एंडरसन तो खैर गायब हो गए देश से, लेकिन UCIL में कुछ 8 फॉर्मर्स लोग थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है, मैं दिखा देता हूँ। Yet the 8 former senior employees of the subsidiary not guilty, it was fugitive, were found guilty on June 7, 2010 after these convictions. तो 8 लोग थे फॉर्मर सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स UCIL के, उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको पनिशमेंट हुई, कंपनसेशन वगैरह हुआ, वो अलग बात है। लेकिन कंपनसेशन से क्या, सीधी बात है कि अगर आप पहले से थोड़ा ध्यान रख लेते, थोड़ी सी प्रिवेंशन कर लेते, सेफ्टी मेजर्स को अच्छा रख लेते, तो चीज़ें ठीक हो जाती। गैस स्क्रबर मेंटेनेंस में चल रहा है, वेंट लाइनर का पता ही नहीं है कहाँ है, MIC स्टोरेज टैंक जब आपको बोला है 619 को खाली करके रखो, इधर भी भर रखा है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम अक्टूबर 1984 हादसे से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद हो गया, उसका भी ध्यान नहीं दिया। फ्लेयर टावर, इसका भी कुछ नहीं है, और तो और पाइप छोटे पड़ गए आपके। ये चीजें हुई और ये नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना गैस ट्रेजेडी थी क्या, कैसे हुई, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF डाली है, वो पूरी केस स्टडी है 30 पेज की, अगर और अच्छे से जानना तो उसे भी पढ़िएगा। और रेस्पॉन्सिबल की अगर बात की जाए
तो पहले आप मतलब कुछ फुटेजेस हैं इस वीडियो में, वो देखिएगा ज़रूर और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूसीआईएल या फिर ये भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल किसे होना चाहिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बताइए कि कौन है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई केस स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।